तो फाइनली दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शशि आर्ट एजुकेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मोहनजोदड़ो, है ना। मोहनजोदड़ो को देखा जाए भाई तो सबसे पहले हम बताते हैं भाई मोहनजोदड़ो आप जानते हैं सिंधु सभ्यता का एक क्षेत्र है ना। हड़प्पा के बाद दूसरा नंबर जो आता है वो मोहनजोदड़ो ही आता है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो भाई है कहाँ, है ना। तो ये पड़ता है भैया लरकाना जिला, है ना, लरकाना जिला जो कि पाकिस्तान में है। हड़प्पा आपको पता है कि मांटगुमरी है ना, है पाकिस्तान में ही लेकिन मांटगुमरी जिला में है। तो दोनों तो हम लोग देखेंगे भैया मोहनजोदड़ो जो है वो लरकाना जिला पाकिस्तान में है, ठीक है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है मोहनजोदड़ो का? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है भाई मुर्दों का टीला। क्या होता है भैया? मुर्दों का टीला। मतलब क्या है कि जहां मुर्दे दफनाए जाते हैं, ठीक है। वो टापू जो है या उसको टीला है, कहे टीला इसलिए कहा जाता है कि वो मरुस्थल टाइप का ऐसा कुछ रहता होगा, ठीक है, तो इसलिए कहा जाता था। और टीला किसी ऊंचे स्थान को कहा जाता है वैसे, ठीक है। तो टीला है ना, कहीं देखोगे दुर्ग टीला, ठीक है। तो टीला जो होता है तो कहीं ऊंचे स्थान जहां होता है उसी को हम टीला कह लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है मुर्दों का टीला कहा जाता था, मतलब मुर्दों का स्थान कहा जाता था, यानी कि कब्रिस्तान कहिए इसको। क्या है भाई? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान कहिए, मुर्दों का टीला वही ना होता है, कब्रिस्तान। क्या बोलेंगे भाई? कब्रिस्तान कहिए चाहे मुर्दों का टीला कहिए, ठीक है। अब यह भैया है सिंधु नदी के किनारे। कौन सी नदी भाई? सिंधु नदी के किनारे। अभी आपने देखा था कि हड़प्पा जो था वो रावी नदी के किनारे था, ठीक है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा। रावी नदी और सिंधु नदी में अक्सर लोग कंफ्यूज मिलेंगे, ठीक है, कि हड़प्पा जो है कहीं सिंधु की नदी के किनारे तो नहीं है, तो कंफ्यूजन रहेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इसको। ये जो है सिंधु नदी के पूर्वी किनारे पर, समझे कि नहीं, पूर्वी किनारे पर है। मतलब ये देखिए जैसे ये है तो इधर पूरब किधर है? पूरब इधर साइड में है, पूरब इधर पूरब है और उधर पश्चिम है, ठीक है, इधर पश्चिम है। तो पश्चिम पूर्व में ध्यान रखिएगा। तो ये सिंधु नदी है, तो सिंधु नदी के यहाँ सिंधु नदी है, सिंधु नदी, तो यहाँ मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो सिंधु नदी और मोहनजोदड़ो दोनों में अंतर स्पष्ट कर लीजिएगा, ठीक है। किसके? सिंधु नदी के पूरब में, ठीक है, जिसमें दो प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना कौन कौन से हम बता रहे हैं। अभी देखना मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के पूर्व किनारे। तो सिंधु नदी किधर है भाई? इसके पूरब, है ना। सिंधु नदी पश्चिम में रहेगा तब ना इसके पूरब में होगा, है कि नहीं। तो दोनों प्रश्न क्लियर करिएगा। एक सिंधु नदी के पूरब में जब पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। अब कभी पूछ लेगा जो है मोहनजोदड़ो के दक्षिण में पश्चिम में कौन सी नदी है? मोहनजोदड़ो के पश्चिम में भाई कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी, है ना। तो सिंधु नदी जो है ना भाई ये पश्चिम में है, समझे कि नहीं समझे? सिंधु नदी पश्चिम में है, ठीक है, और उसके पूरब में मोहनजोदड़ो है, ठीक है। तो सिंधु नदी के पूर्वी तट पर क्या बोला जाएगा? सिंधु नदी के पूर्वी तट पर स्थित है, समझे ना। आगे देखते हैं भैया। तो इसकी खुदाई होती है ना। खुदाई 1922 ईस्वी में, इसकी खुदाई होती है भैया 1922 ईस्वी में, है ना। कौन खुदाई करवाते हैं भैया? राखाल दास बनर्जी। तो शुरुआत भैया ये राखाल दास बनर्जी करवाते हैं, ठीक है। तो शुरुआत कौन कराता है? राखाल दास बनर्जी। लेकिन बाद में काम कौन करवाते हैं? तो आते हैं जॉन मार्शल, है ना। तो जॉन मार्शल का काम आता है आगे, यानी कि राखाल दास बनर्जी ने उसको प्रारंभ करवा दिया। उसके कुछ समय बाद जो है ये जॉन मार्शल के निर्देशन में कार्य होता है, समझे कि नहीं। तो दोनों बातें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है वो कौन सा है? या जो है हाँ सबसे महत्वपूर्ण स्थल क्या है ना। तो यहाँ देखिएगा स्नानागार। मोहनजोदड़ो का नाम अगर कोई लेता है तो तुरंत दिमाग में आता है कि स्नानागार वाली बात की जाएगी, है ना। तो स्नानागार सबसे महत्वपूर्ण है वहां का, समझे कि नहीं। महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी इमारत अगर पूछ लिया तब वहां स्नानागार नहीं कहेंगे, समझे कि नहीं। वहां स्नानागार नहीं कहना है, वहां आ जाएगा अन्नागार। बताते चले कि अन्नागार और स्नानागार ये हड़प्पा में मिला है और मोहनजोदड़ो में भी मिला है, समझे कि नहीं। तो यहाँ महत्वपूर्ण जो है स्नानागार है और वहां महत्वपूर्ण क्या है? अन्नागार है हड़प्पा में, समझे कि नहीं। अन्नागार महत्वपूर्ण जो है वो हड़प्पा में है, लेकिन यहाँ जो है महत्वपूर्ण क्या है? स्नानागार है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी इमारत की बात अगर कर दी जाए तो सबसे बड़ी इमारत में जो है
वो मोहनजोदड़ो का ही कहा जाएगा, जो कि अन्नागार है। समझे कि नहीं? अभी स्नानागार के देख लेते हैं। तो स्नानागार के बारे में जॉन मार्शल क्या कहते हैं? जॉन मार्शल कहते हैं भैया कि तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण, तत्कालीन का मतलब उस समय का, समझे कि नहीं? उस समय का सबसे भव्य निर्माण जो है ये रहा है स्नानागार। समझे कि नहीं? सिंधु काल में, यानी मोहनजोदड़ो के समय में, समझे कि नहीं? उस समय का विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण ये था। समझे ना? इतना भव्य था, ये ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी इमारत भैया अन्नागार हो गई। ठीक है, अब देख लेते हैं स्नानागार की माप क्या रही है। तो स्नानागार की माप में देखिए, कभी कभी आता है फीट में आ जाता है, कभी कभी मीटर में पूछ लेता है, तो दोनों हमें याद रखना है। ठीक है, तो मीटर में हमें ध्यान रखना है 11.88, यहां देखते हैं 11.88 है ना, 11.88 गुणित 7.01 गुणित 2.43। ठीक है, ये ध्यान रखना है 11.88 7.01 गुणित 2.43। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे 2-3 बार तो क्लियर हो जाएगा। 11.88 गुणित 7.01 गुणित 2.43। ठीक है, ये मीटर क्यूब क्या है? ये मीटर क्यूब होगा, क्योंकि कभी भी कोई भी आकार जो होगा तो वो लंबाई में होगा ना। जैसे घर व बिल्डिंग बनी है, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी, तब क्या होगा कि घनाकार होगा ना, तो घर का आकार तो मीटर क्यूब। समझे कि नहीं? तो तीनों आकार मिला के मीटर क्यूब होगा। अगर अब यही पूछ ले भैया, कभी फीट में पूछे, तो फीट के लिए हम क्या याद रखेंगे भाई? 39 गुणित 23 गुणित 8। ठीक है, 39 गुणित 23 गुणित 8, ऐसे आप याद रखिए। 39 23 8 ऐसे बोलिए तो याद हो जाए। 39 23 8 फीट, 39 23 8 फीट। समझे कि नहीं? इसको भी 11.88 गुणित 7.01 गुणित 2.43। ठीक है, इसको मीटर क्यूब में याद रखिएगा, और इसको फीट में 39 और 23 8, 39 23 8, 39 23 8 क्या बोलेंगे भाई? 39 23 8 याद रखिएगा। समझे कि नहीं? तो इसकी माप जरूर से पूछी जाती है, माप दिया जाता है, और माप में ही सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है। कभी भी अंक को याद करने के लिए एक ट्रिक यही है। ठीक है, संख्या जैसे है उसको गुणा गणित मत बोलिए, जैसा है जैसे मोबाइल नंबर याद होता है ना, 92 84 81 40 11। समझे ना? 92 36 52 56 51। ठीक है, इस तरीके जैसे हम पढ़ते हैं ना, सेम हमको उसी तरीके से अंक याद रखना है। जैसे सन याद करनी होगी तो सन में भी दिक्कत आती है, तो उसको हम 1984 नहीं रटेंगे, 1978 नहीं रटेंगे, 1978 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1978। तो दिमाग में ये सेट रहेगा, आप देख लीजिए करके, है ना। 1981 भूल जाएंगे, 1982 भूल जाएंगे, 1984 भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन 1981, जैसे आप ना बैंक जाते होंगे, तो बैंक में आपको एटीएम मिला रहता है, तो एटीएम का पिन जो है आपको कैसे याद रहता है? समझे कि नहीं? पिन आपको याद रहता है कि नहीं याद रहता है? तो जितने लोग हैं आप लोग जानते होंगे, है ना। तो पिन है वो आसानी से याद रहता है। किसी को भी पासवर्ड गूगल पे करने के कह दीजिए, पेटीएम करने के लिए कह दीजिए, फोन पे करने के लिए कह दीजिए, सबको पासवर्ड अलग लेके याद रहता है। समझे कि नहीं? तो उसी तरीके से हमें संख्या को डिनोट करना है। समझे कि नहीं? जब संख्या इस तरीके से जब पढ़ोगे तो आसानी से डेट भी क्लियर रहेगा। आप ये जान जाओ, किसी भी संख्या को उसी रूप में पढ़ना है जैसा वो है ना। देखिए क्या है, हमें कभी कभी संख्या नहीं याद होता है। समझे नहीं? जब हमको संख्या नहीं याद होता है तो बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो किसी भी सन को याद करने के लिए आप ज्यादा माथा पच्ची मत करिए उसको। ठीक है, जैसा संख्या है उसी तरीके से हमको याद करना है। जैसे हम मान लेते हैं 1861। ठीक है, तो 1861 ये लिखा है ना, तो इसको 1861 नहीं पढ़ेंगे, 1861 कैसे बोलेंगे? 1861। तो 1861 में ये 1800 में तो है ही है ना। अब यही 1867 देखिए, 67 है, तो 1800 तो है ही है, तो 1867 नहीं पढ़ेंगे, इसको 67 पढ़ेंगे। समझे कि नहीं? और 1800 यही 71 लिख लेते हैं, 71 लिख लेते हैं, है ना। तो इसको कैसे याद करना है? अब यहाँ देखिए 1871 कैसे बोलेंगे? 1871। अब यहाँ देखिए 1861 में भाई ये रविंद्रनाथ का जन्म होता है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म जो है
1861 में होता है। और यही गगनेंद्र नाथ टैगोर का, समझे ना। 1867 में जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर का जन्म होता है, और 1871 में अवनींद्र नाथ का टैगोर, है ना। एक अवनींद्र नाथ की बहन थी सुनैनी देवी, तो सुनैनी देवी 1875 में, सुनैनी देवी है ना, सुनैनी देवी, इनको भारतीय महिला चित्रकार, सबसे पहला महिला चित्रकार जो है इन्हीं को कहा जाता है, सुनैनी देवी जी को, ठीक है। 1875 में जन्म हुआ था। तो अब देखिए ये याद हुआ कि नहीं याद हुआ, है ना। 1861, तो हम यहाँ 1800 बोलबे नहीं करेंगे। 61 में जन्म किसका होता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को, और 67 में कब होता है, गगनेंद्र नाथ टैगोर को, और 71 में किसका जन्म होता है, अवनींद्र नाथ टैगोर का, और जो है 75 में किसका जन्म होता है भाई, सुनैनी देवी जी का, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से हमको याद करना है। कभी कभी हमें जो है हमें फंसना नहीं है किसी चीज में, है ना, फंसते बहुत ज्यादा हम लोग, तो फंसना नहीं, क्या समझे कि हमको फंसना नहीं है। जैसे हम मोबाइल नंबर याद करते हैं वैसे हम याद करेंगे। अब जैसे तुम्हारा गर्लफ्रेंड है तो उसका नंबर याद करने में ज्यादा समय तुमका नहीं लगे, एक बार गलती बता देते, समझे कि नहीं। तो इस तरीके से जो है दिक्कत होती है। कभी भी हमें संख्या कैसे याद करनी है, जैसे हम मोबाइल नंबर याद करते हैं अपने गर्लफ्रेंड का, जैसे पिन याद करते हैं, है ना, एटीएम वाला पिन किसी को बताते नहीं हम, लेकिन हमको याद रहता है, समझे कि नहीं। तो इस तरह से चीजें हमें संख्या को रखना है, समझे कि नहीं। तो संख्या को हम कई बार ऐसे देखेंगे खुद ही याद हो जाएगा, उसमें ज्यादा तिड़म प्रणाम करने की कोई जरूरत ही नहीं है ना। तो आप लोग क्या करते हो, अक्सर लोग जो है किताब खोल के वही रटने लगता है, 1861 1861 1861, कभी नहीं याद होगा, समझे ना। वो 10 दिन बाद आप देखिएगा तो कहेंगे 1861 था कि 1871 था, तो याद ही नहीं होगा। तो कभी भी इस तरीके से करना ही नहीं, समझे कि नहीं। जब इस तरह कैसे करोगे नहीं तो दिक्कत ही नहीं होगी। हमें हमेशा याद करना है जैसे मोबाइल नंबर याद करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम आगे देखते हैं इधर, ठीक है। तो सबसे बड़ी इमारत भैया हो गई है, सबसे बड़ी इमारत क्या हो गई भाई, सबसे बड़ी इमारत क्या है मोहनजोदड़ो की, तो अन्नागार है ना। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, और सबसे महत्वपूर्ण स्थल जो है या सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या रही है, तो स्नानागार रहा है, समझ नहीं। स्नानागार का जो है माप फिर से एक बार देखो, 11.88 गुणित 7.01 गुणित 2.43 मीटर क्यूब। अब यही चीज हमें देखो फीट में रहेगा तो 39 23 8, समझे कि नहीं, 39 23 8, या ऐसे याद कर लो, नहीं याद होता ऐसे तो ऐसे करो, 39 23 8 ऐसे लिखो, 39 23 8, समझे कि नहीं, 39 23 8। अब यहाँ से ऐसे देखो 39 23 8 39 23 8 है ना, इसको क्या रखोगे फीट क्यूब, ठीक है, 39 23 8 है ना। तो ये छोटा करो ना, इसको अपने हिसाब से छोटा उसको बनाओ, समझे कि नहीं। यहाँ गंभीर हमको बनने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम इसको छोटा बना सकते हैं। वहां लिखा है 11.88 लिखो ना, यहाँ ये 11.88 लिखो, और यहाँ कामा दो 7.01 लिखो, और यहाँ जो है 2.43। यहाँ गुणित में अगर लिख दिया जाता है तो लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। 11.88 7.01 2.43 मीटर क्यूब, समझे कि नहीं, 39 23 8 फीट क्यूब, बस कुछ नहीं करना, समझे कि नहीं। आशा है कि याद होगा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं भैया। तो ये स्नानागार जो है ना, जो स्नानागार ये है, इसके पश्चिम एक जो है दुर्ग टीला है। तो दुर्ग टीला कभी भी आप किसी भी राजा के काल में देखे होंगे, तो दुर्ग टीला किसी ऊंचे स्थान पे बनाया जाता था, और जो उसका महल होता था उससे थोड़ी सी दूरी पे बनी थी, ठीक है, ताकि महल से वो दिखती रहे, समझे कि नहीं। तो उस तरीके से वहां बनी होती थी, समझे कि नहीं। तो ठीक इसी तरीके से ये स्नानागार जो था, इसके पश्चिम में, है ना, पश्चिम में भाई क्या बना था, एक दुर्ग टीला, है ना, एक दुर्ग टीला बना था, ठीक है। तो दुर्ग टीला को ही स्तूप टीला कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। स्तूप टीला भी इसको कहा जाता है, दुर्ग टीला कहिए चाहे स्तूप टीला कहिए। और इसी स्तूप को कुषाण कालीन कहा गया, माने कुषाण काल का स्तूप कहा गया। क्या कहा गया भाई,
इसी स्तूप को जो है, जो कि पश्चिम है, मान लीजिए स्नानागार इस तरीके से है, ठीक है, तो इधर तो हो गया पूरब, ठीक है, इधर है पश्चिम, ठीक है, तो यही कहीं बना हुआ है, ये समझे ना, यही जो है कहीं स्तूप बना हुआ है, तो वो स्तूप जो है क्या कहा जाएगा कि पश्चिम में है, समझे कि नहीं, कहाँ है भाई, वो पश्चिम में है, तो ध्यान रखिएगा इन सभी बातों को। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो कुषाण कालीन स्तूप हो गया भाई, है ना, जब भी प्रश्न पूछा जाए, ये प्रश्न पूछा गया है कि जो स्तूप मिला हुआ है स्नानागार के पश्चिम में, वो कौन जो है किस काल का है, तो कुषाण काल का है, ठीक है, तो वो बाद में बनवाया गया, समझिए जब कुषाण काल जब आया था तो उस समय बनवाया गया था, समझे कि नहीं, जो कुषाण काल में हमने जो स्तूप ये देखा है, तो ये कुषाण काल में बना था, सिंधु काल में कुषाण काल नहीं पैदा हो गया था, समझे कि नहीं, जब ये कुषाण काल का समय जब आया तो उस समय ये स्नानागार तब पर भी था, समझे कि नहीं, तो रहेगा तो वही ना, तो उस पे जो है इसके पश्चिम में कुषाण कालीन जो स्तूप था उसमें ये स्तूप बनवा दिया गया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं भाई, तो एक मूर्ति मिलती है मोहनजोदड़ो से, सबसे बड़ी फेमस मूर्ति रही है ये नर्तकी, ठीक है, तो एक लड़की है वो डांस करते हुए बनी है और कांसे की बनी है ना, कौन सी धातु की, सबसे पहले यही प्रश्न पूछा जाएगा भैया, किस धातु की बनी है ना, तो किस धातु की बनी है आप जान लीजिए, है ना, किसकी बनी है भाई, कांसे की, है ना। अब इसकी माप हमेशा पूछता है, तो अभी परीक्षा में पिछले बार में पूछा था इसकी माप, तो उसमें 10.5 सेमी सही कराया गया था, ठीक है, तो यहाँ देखिए इसकी माप हम देखेंगे 10.5 सेमी, ठीक है, इसका जो है, क्योंकि कोई भी नर्तकी जैसे कोई भी माप से होगा ना, अब इसको हम ध्यान ये देंगे कि कोई भी मूर्ति है उसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी, होगी कि नहीं, सही बताइए, है ना, तो उसमें लंबाई भी होगी, मान लीजिए ये मूर्ति है, ठीक है, ये मूर्ति है, तो इसमें देखिए ये ऊंचाई भी होगा, मोटाई भी होगा, है ना, मोटाई भी होगा और क्या होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये तीनों होगा, समझे कि नहीं, तो जो तीनों होगा तो तीनों के लिए माप तो रहेगा कि नहीं रहेगा, है ना, जब तीनों होगा तो भाई इसकी माप जो है 10.5 सेमी, है ना, इसकी 10.5 सेमी लंबाई है, और क्या है भाई 5 इसकी जो है चौड़ाई है, और उसकी जो है मोटाई जो है क्या है, ये इसकी मोटाई है, तो 10.5 सेमी जो है लंबाई हो गया, और 5 क्या हो गया, चौड़ाई हो गया भैया, और ये 2.5 जो है ये क्या है, मोटाई, समझे नहीं। अब इसको हमें याद रखने के लिए कैसे करना है, अब यहाँ देखिए 10 का आधा कितना होता है 5, और 5 का आधा 2.5, समझे कि नहीं, तो इसकी माप 10 गुणित 5 गुणित 2.5, ठीक है, तो आधा करते जाना है, 10 गुणित यहाँ 10.5 है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि 10.5 है, तो हम इसको अगर 10 मानते हैं तो 10 गुणित 10 का आधा 5 जो है इसकी चौड़ाई हुई, और 5 का आधा इसकी मोटाई है, समझे कि नहीं, तो इसको आसानी से याद किया जा सकता है। एक बार प्रश्न सही कराया गया है 9.45 सेमी, ठीक, इसको भी आप ध्यान रख लीजिएगा। बाय द वे कहीं कभी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, उसमें जो है 10.5 सेमी नहीं दिया हो, तो 9.4 सेमी ही अगर दिया होगा, तो हमें अगर ये 10.5 सेमी ऑप्शन में नहीं है तब, है ना, तब हमको ये 9.4 सेमी लगाना है, समझे कि नहीं, नहीं तो गलती करोगे तो भुगतोगे भी आप, समझे कि नहीं, तो ये ध्यान रखिएगा 10.5, अब इसको याद रखने के लिए समझ में आ गई चीजें, है ना, 10.5 कामा 5 2.5, है ना, ये सेमी में है, ठीक है, इसी को ध्यान रखिएगा। अगर इंच में पूछे तब क्या करिएगा, अगर नर्तकी इंच में पूछ लिया तो इंच में जो है 4.1 इंच इसकी माप है ना, इसकी माप कितनी है भैया 4.1 इंच, 4.1 इंच, समझे कि नहीं, 4.1 इंच भी इसकी माप है, तो इन सभी संख्याओं को याद कर लीजिएगा, क्या समझे, है ना। अब भाई ये नर्तकी जो है ना, नर्तकी एक ओरिजिनल है, ओरिजिनल वाला कराची में रखा गया है, समझे कि नहीं, अक्सर आपको पढ़ने को किताब में मिलेगा कि राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है, ठीक है, तो यहाँ उसका एक डुप्लीकेट बनवाया गया। अभी इसमें लड़ाई कैसे हो गई भैया, जैसे मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है, तो पाकिस्तान कह रहा है कि हम रखेंगे और भारत कह रहा है कि हम रखेंगे, है ना, तो इसमें विवाद हो गया, समझे कि नहीं। तो रही बात ये हुई कि भैया ये जहाँ से मिला है जिस देश में, उसी में ना रखा जाएगा, है ना,
तो पाकिस्तान में जब मिला था तो पाकिस्तान ये ओरिजिनल वाला अपना रख लिया, तो भारत कह रहा था कि भाई हम भी रखेंगे, तो कहे कि भाई एक कॉपी तुम बनवा लो, है ना। तो एक कॉपी बनवा के जो है, तो कॉपी वाला ये जो नई दिल्ली में आता है ना, ये कॉपी वाला रखा है, समझे कि नहीं। उसका कॉपी वाला जो है ये नई दिल्ली में रखा है, लेकिन ये ओरिजिनल वाला जो है, ओरिजिनल वाला क्या कहाँ रखा है भैया, कराची पाकिस्तान में रखा है, ठीक है। अगर प्रश्न में कराची पाकिस्तान का ऑप्शन आ गया तो सबसे पहले हमें वही टिक करना है, समझे कि नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। तो कराची में है, अगर कराची ऑप्शन नहीं दिया है और राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली दिया है, तब आप निश्चिंत होकर टिक से लगा दीजिएगा, समझे कि नहीं। अब देखते हैं भाई, तो दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम बताते हैं भाई कि इस किस माध्यम में बना है, यानी कौन सी विधि अपनाई गई थी। तो इस कांसे का निर्माण करने के लिए हम जो है मधुशिष्ट जो है, इसको क्या कहा जाता है, मधुचिष्ट विधि, है ना, मधुचिष्ट विधि कहा जाता है। तो मधु मतलब समझते हैं, मधु के मोम, यानी मोम के प्रोसेस, है ना, मोम प्रोसेस से बनाया गया है, मोम प्रोसेस से, ठीक है। मोम प्रोसेस याद रखिए, चाहे लास्ट वैक्स प्रोसेस, तो मतलब वही है, लास्ट वैक्स का मतलब है मधुचिष्ट, समझे कि नहीं, दोनों मतलब वही है। लास्ट वैक्स प्रोसेस को ही मधुचिष्ट विधि कहते हैं। तो यह ऐसा मोम होता है जो मधु से निकाले गए जो है मोम होता है, उसका प्रयोग करके जो है ये बनाया जाता है, समझे कि नहीं। तो उस जमाने में जो है ये मधु का छत्ता से ही निकाला जाता होगा मोम, इस वजह से उसी का ही प्रयोग किया गया है। बात को समझ गए कि नहीं। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, कौन सा प्रोसेस अपनाया गया भाई, लास्ट वैक्स प्रोसेस अथवा मधुचिष्ट विधि या मोम विधि, है ना, मोम प्रोसेस, जो भी समझ लीजिए, समझ रहे, तो उसी विधि से इस चीज को बनाया गया है, ठीक है। अब अगला देखते हैं भैया, मोहनजोदड़ो से एक और चीज मिला था, वो क्या मिला था हम आपको बता देते हैं भाई, है ना, पुजारी की प्रतिमा। क्या मिला था भाई, एक पुजारी की प्रतिमा, एक पुजारी की प्रतिमा मिला था, जिसे वो क्या कहा जाता है, प्राइस्ट किंग, है ना। पुजारी किस, प्राइस्ट मतलब, प्राइस्ट मतलब ही पुजारी होता है ना, प्राइस्ट मतलब ही पुजारी होता है, तो प्राइस्ट किंग कहा गया, यानी कि पुजारी की प्रतिमा, समझे, इसको प्राइस्ट किंग भी कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी माप जो हम बता देते हैं, तो इसकी भी माप आप ध्यान दे दीजिए, 18 गुणित 11 गुणित 8 जो है ये सेमी, सेमी क्यूब मतलब सेमी में ही, ठीक है, सेमी में ही है, आप ध्यान दीजिएगा। हाँ, 18 11 गुणित 8 सेमी, ठीक है। तो हमको कैसे याद रखना है, 18 11 8, 18 11 8, समझे कि नहीं। पुजारी जो है 18 11 8 और 17.5 सेमी भी इसका ऑप्शन में सही कराया गया है ना। ये 18 का मतलब है, एक इसको कहीं कहीं जो है 17.5 भी रखा जाता है, और कहीं कहीं जो है 18 आपको मिलता है, समझे कि नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, 17.5 सेमी अक्सर सही कराया गया है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। यहाँ हमने 18 रख दिया है क्योंकि 18 ही किताब में मिल रहा है ना। तो 18 गुणित 11 गुणित 8 सेमी, तो हमें सारी चीजें ध्यान रखना है, जो भी टॉपिक में कहीं किताब में मिलता है हमें सिर्फ याद होने चाहिए, है ना, कौन कहाँ है, कौन जो है कौन सा नंबर कहाँ है, उसको हमें ध्यान रखना है। तो 17.5 सेमी जब है तो इसको हम याद रख लेते हैं, ठीक है। अगर इंच में पूछता है तो 6.95, है ना। अगर जो है इंच में पूछ ले आपको तो 6.95 ही सही करना है, और सेमी में पूछे भैया तो 17.5 ही सही करना है, समझे नहीं। तो दोनों चीज आप याद रख लीजिएगा भाई, 18 11 8 17.5 6.95 इंच, समझे नहीं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा। और बना किससे है भैया, तो कहीं चूना पत्थर दे देगा, चूना पत्थर भी, है ना, चूना पत्थर को सेलकड़ी पत्थर भी कहा जाता है ना, सेलखड़ी पत्थर भी कहा जाता है, इसको सावनी पत्थर भी कहा जाता है, घिया पत्थर भी कहा जाता है, घिया पत्थर, है ना, चिकना पत्थर कहिए, चिकना पत्थर कहिए भैया। तो इसका किसी न किसी रूप में आ सकता है ना, चूना पत्थर कहिए, चाहे सेलकड़ी पत्थर कहिए, चाहे सावनी पत्थर कहिए, चाहे घिया पत्थर कहिए, चाहे चिकना पत्थर कहिए, है ना, समझे कि नहीं। तो कभी कभी आपने देखा होगा चाक जो है, घियहिया चाक जानते हैं, घियहिया चाक, तो वही चूना पत्थर है। कभी आपने चाक से लिखा होगा, अपने जमाने में जब स्कूल में पढ़ते रहे होंगे तो एक तो स्लेट मिलता था, हम लोग टांग कर लेके जाते थे, समझे कि नहीं।
तो उसमें क्या होता था कि घियहिया चाक से लिखा जाता था। घियहिया मतलब ढोका वाला चाक जो होता है, थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा रहता था, समझे कि नहीं। तो वो क्या है, घिया था, यही चूना पत्थर था, समझे कि नहीं। तो जो चूना पत्थर थे हम लोग लिखते थे, वही घिया पत्थर है भाई, वही है ना। तो घियहिया पत्थर हम उसको कहते थे, या हम घियहिया चाक कहते थे, समझे कि नहीं। बात को समझ गए कि नहीं भाई। तो हम आगे बढ़ते हैं, आशा है कि याद हो गया होगा। तो आज के लिए यही समाप्त करते हैं, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। कुछ अभी बाकी है तो जो कि हम अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो आप लोग देखते नहीं, है ना। तो एक दूसरी बात और कि हैंड राइटिंग की वीडियो भी उसमें जो है आपके चैनल पे जा रही है, तो आपको निश्चित रूप से उसको देखना है, अपने बच्चों को भी दिखाना है, समझे नहीं, कि ये जो है चैनल जो है ये आपके लिए केवल नहीं बनी है, क्या समझ रहे हैं, ये आपके बच्चे के लिए भी बनी है, समझ रहे हैं। तो जो हैंड राइटिंग जिसकी नहीं सही है, तो हम पूरा पूरा जो है प्रयास करेंगे कि आपको इम्प्रूवमेंट करा दें, समझ रहे हो। आप भी पढ़िए, आपका बच्चा भी इसी चैनल पे पढ़ेगा, समझे कि नहीं। तो इस बात को ध्यान रखें। तो जिसको अभी जो देखना रहेगा तो देखा कीजिए, नहीं देखना रहेगा तो परेशान मत होया कीजिए। सुबह की अगर हम सुबह वीडियो अगर आपको देते हैं, सुबह 6 से 7 बजे के बीच, है ना, तो वो आपके लिए चैनल की वीडियो जाएगी, समझ रहे हैं। मतलब जो है, जो आर्ट हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उनके लिए 6 से 7 बजे के बीच जो है वीडियो मिल जाएगी। अदरवाइज उतने समय में आपको नहीं मिलता है, समझ रहे हैं। तो ये मान लीजिएगा कि ये वीडियो दूसरी मिलने वाली है। तो 6 से 7 के बीच में अगर जाता है तो आर्ट हिस्ट्री की वीडियो जाएगी, और अदरवाइज अगर कोई और वीडियो अदर समय पे जाती है तो वो वीडियो जो है सबके लिए रहेगा, ठीक है। तो हमारे इसमें जुड़ने वाले जो हैं, और हम भाई हम तो चैनल इसीलिए ना बनाए हैं कि हम आपको पूरी तरह से सिखा पाए, आपके बच्चे को भी सिखाएंगे, क्या समझ रहे हैं। तो उसमें ड्राइंग भी आएगा, है ना, ड्राइंग वगैरह भी आएगा। तो छोटे छोटे चीज़ कैसे बनाए जाते हैं जनरल बच्चों के लिए, वो भी सारी चीज़ें सिखाई जाएगी, है ना। तो सारी चीज़ें इसमें मिलेगी। तो आर्ट एजुकेशन है तो आर्ट एजुकेशन का पूरा चीज़ मिलेगा यहाँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तो जो आपको ज़रूरत है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, निश्चित रूप से चैनल के लिंक पर जाइए, उस पर टैप कीजिए तो तुरंत जो है उसका प्रोफाइल पूरा पूरा खुल जाएगा, है ना। तो उसमें दिया रहता है, होम पेज दिया रहता है, प्लेलिस्ट दिया रहता है, वीडियो दिया रहता है। तो प्लेलिस्ट में जाके जो है वहाँ से सारी वीडियो आप देख सकते हैं, समझे ना, जो आपके लेवल की चीज़ है। बात को समझ रहे हैं। तो आज के लिए हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नए व्यूअर्स अगर कोई देख रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नई वीडियो हम आपको दे सकें फ्री में। धन्यवाद।